महेश्वर, वेरी गुड। सुभाष, प्रिया, निखिल थोड़ा इसको और लंबा कर बेटा। अनुभव, वेरी गुड। राहुल, शिवम, जूली, श्रुति, श्रुति इसको भी और इलाबोरेट करो। ऑलराइट, वेरी गुड। मधुसूदन भी अपने नोट्स में, जिन्होंने अपने नोट्स में किया उनको भी मंजूर है, उनको भी अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाएगा। पूजा, वेरी गुड। राज, निहारिका, बहुत ही बढ़िया। नहीं आ रहा है, प्रज्ञा आ रहा है, नेट आ रहा है, वेरी गुड। खुशबू, वेरी गुड। तो जिन्होंने नोट्स में किया है वो उनको भी अच्छा बच्चा अवार्ड मिलेगा। मैंने अपनी कोरियर कंपनी को बोल दिया है कि उनको भी दिया जाए। ओके, सबको होम डिलीवर होगा, होम डिलीवर। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट। बहुत बढ़िया। ये कौन है? युवराज, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो हम लोग क्या कर रहे थे सर? तो हम लोग कर रहे थे डीपीएसपी, और आज हमारा सेकेंड लास्ट क्लास होगा विद डीपीएसपी। ओके, और ये डीपीएसपी हम लोगों ने कल कर लिए थे आर्टिकल 39 तक, और 39A इंट्रोड्यूस किया था। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी क्या है सर? टू मेक मोस्ट ऑफ दी सीरीज, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कि नए नए ज्वाइन किए हैं, please watch previous class videos at least 3 times each, especially if you're joining in the middle of the course. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. कृपा करके read NCERT books, continue reading Lakshmikant, read newspapers, The Hindu or Indian Express every day. There will be regular doubt sessions to address your queries. Maintain decorum, ये बहुत जरूरी है. Discipline the class. Any disturbing, foul, personal or political comments will not be tolerated. You may be blocked for this action. Make running notes of the class. No PDF shall be shared unless deemed really necessary by the educator. Being late for the class will be adversely affecting your understanding of the subject. और मैं यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में पढ़ूंगा. So if you are insisting on any particular language to be taught, then you are in the wrong place, because ये English क्लास है, HINGIS. तो ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड अन अकेडमी ऐप, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बाकी सब वहां से मिल जाएगी. और ये होगा हमारी क्लास में division of topics: historical underpinnings, union territory, preamble, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, union legislature, state legislature, executive, union state judiciary, local government, emergency provisions, and election अदर होना है, अदर यानी पॉलिटिक्स होना है. और बाकी सब गवर्नेंस में होना है. salient features: federalism, constitutional bodies, non constitutional bodies, reservation policy, tribunals, aspects of judicial system, delay etc., miscellaneous group administration और welfare scheme. ये सब कुछ गवर्नेंस के टॉपिक्स है. तो आमतौर पे क्लास यहाँ पर 2 घंटे की होती है, आमतौर पे क्लासेस यहाँ पर 1 घंटे की होती है, बट ऐसा कोई पक्का नहीं, कभी कभी मैं 2 घंटे भी कर लेता हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो प्लीज बी देयर एट 1:30 PM ऑल्सो. सर हम सारा दिन पढ़ते रहे सर, हम कब नेटफ्लिक्स देखेंगे सर? बताओ सर, इतनी अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है सर. ओके बेटा, पढ़ाई कर लो, बाद में सीरीज बन जाओगे. ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? कल हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किया था. और बाय द वे, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो ये साइट tinyurl.com/siddharthquality. ओके, तो तुम भी इसमें चले जाओगे, तुम ऐसे एक टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे, तुम्हें पता चल जाएगा, वहां पे कुछ 25-26 हजार लोग हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उनमें से एक हो जाओगे. तो यू कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ दिस, द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. और अगर तुम मेरी तरह टेक सेवी हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा टेक सेवी हूँ, मेरे को सब पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो तुम इस कोड को स्कैन करो और तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे. मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मैं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगा. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके ओके सर. As we were discussing, हमने कल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कर लिया था. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हिस्ट्री, डीपीएसपी हमने कर लिए थे 36, 37, 38 और 39. अब तक तुमको सब मेरे ख्याल से क्लैरिटी से होगा. मैंने बहुत स्लो एंड स्टडी किया था, बट नाउ अंडरस्टैंड आर्टिकल 39 कैपिटल ए. और ये 39 कैपिटल ए है, इसको स्मॉल ए मत लिख देना, बेफालतू में तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, फिर अगले साल तुम्हें फिर फॉर्म करना पड़ेगा. ये 39A है. ओके, ये 39A है, ये 39A है. हाँ सर समझ गए, ये 39A है, ये 39A है. अच्छा, ये 39A है. अच्छा, समझ लो कि नहीं समझ लो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन. अच्छा, एक ए है, दूसरा ए है. अच्छा, समझ लो कि नहीं? एक ए है, ए दूसरा ए है. हाँ ओके, पल्ले पड़ेगा या नहीं पल्ले पड़ेगा सर? समझ में आ गया. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन. अच्छा ओके, नेवर माइंड सर. सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था या इंसर्ट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय इंट्रोड्यूस हुआ था. अब इसका एक रीजन है सर. इसका क्या रीजन हो सकता है? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रीजन वेरी वेरी नाइसली. नाउ प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड.
हमने आर्टिकल 39 पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था सर? हमने 39 पढ़ा था तो हमने बोला था सर ज्यादातर ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। यस और नो? यस और नो? हाँ सर, सबको याद आ रहा है कि नहीं? तुमको याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, हमको याद आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो भी ये थे 39 के, ये सारे इकोनॉमिक जस्टिस थे ज्यादातर। ओके, लाइवलीहुड, रिसोर्सेज, कॉन्सेंट्रेशन, पैसा पैसा, तो पैसा पैसा पैसा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सब पैसा पैसे की बातें हुई। आई यू अंडरस्टैंड? सो मैडम इंदिरा गांधी ने मेरे को बोला, बोला सिद्धार्थ, इकोनॉमिक जस्टिस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी कभी लीगल जस्टिस को भी अफेक्ट कर सकता है। मैंने कहा कैसे? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, ये बड़ा ही फाइन पॉइंट है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड पहले इन टर्म्स ऑफ व्हाट मैडम हैड सेड। तो मैडम ने बोला, सिद्धार्थ, जब हम लीगल जस्टिस करने जाते हैं, जब हम लीगल जस्टिस के लिए जाते हैं, केस लड़ रहे हैं ए वर्सेस बी, ओके, तो हमें ये लगना चाहिए कि हर एक को समान अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, एवरीवन मस्ट गेट द सेम चांसेस ऑफ गेटिंग जस्टिस। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है सिद्धार्थ। किसी के पास होगा राम जेठमलानी जैसा लॉयर और किसी के पास वकील होगा ही नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 1001% जिसके पास राम जेठमलानी होगा वो जीतेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? और जिसके पास लॉयर होगा ही नहीं वो पक्का ही हारेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? नाउ तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने थोड़े टाइम पहले आर्टिकल 20 पढ़ाते टाइम, आर्टिकल 22 पढ़ाते टाइम ये बोला था, ऑडी ऑल्टराम पाटम। सबको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सबको। हाँ सर, आपने बोला था ऑडी ऑल्टराम पाटम, और आपने बोला था ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारे पास लॉयर नहीं होगा, लॉयर नहीं होगा तो स्टेट हमको फ्री लॉयर प्रोवाइड करेगा। ये याद आया या नहीं आया? तो सर आप अपनी बात भूल गए सर, ये ऑलरेडी हो चुका था। ये फ्री लॉयर का फंडा ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट में था, फिर इसको डीपीएसपी का को बनाना पड़ा। नादान परिंदो, वो जो फ्री लॉयर था ना वो केवल क्रिमिनल केसेस के लिए था। अच्छा, सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब जो आया है 39A वाला जो आया है, ये ऑल टाइप्स ऑफ केसेस के लिए है। किसके लिए सर? ऑल टाइप्स ऑफ केसेस के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? याद रखना, जो फंडामेंटल राइट का फंडा है, ओके, वो क्रिमिनल लॉ ओनली के लिए है। जो 39A का है वो ऑल टाइप्स ऑफ केसेस के लिए है, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे टैक्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आर्टिकल 39A बहुत ही अच्छी तरह से डील कर रहा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इन्होंने क्या बोला? द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब ध्यान से सुनना, अब कैसा इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगा? बाय प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, अच्छा, or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by the reason of economic or other disabilities. सबको सर हमारे पास पैसा नहीं है लॉयर के लिए, कोई बात नहीं, आर्टिकल 39A तुमको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, और कुछ ज्यादा ही विचित्र क्वेश्चन पूछ लिया था, बिकॉज उन्होंने पूछ लिया था कि कब फ्री लीगल एड किस में होता है। मुझे नहीं लगता वैसा क्वेश्चन रिपीट कभी होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन था वो। आइदर वे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि DPSPs are enforced by making by अरे वाह, तुमको याद था? मैं इमोशनल हो गया। हाँ सर, हमको याद था, रटता हुआ हमने पूरी रात रटता। वेरी गुड। बाय मेकिंग लॉस, इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। क्या लिखा हुआ है? बाय मेकिंग सूटेबल लेजिस्लेशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे सर लिखा है। तो मैंने मैम को पूछा, मैंने कहा मैडम यहाँ पे लिखा है बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, और टीम सेड लाइक चिल्ला चिल्ला के बोले टीपीएसपी आर एनफोर्स्ड बाय मेकिंग लॉस, तो आपको लॉस तो बनाने पड़ेंगे। तो बोले बेटा बाद में बन जाएंगे। लॉ का नाम होगा लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ 1987। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 में ये लॉज बनेंगे, और इसी में सारी ये चीजें होंगी जो तुमने सुनी होंगी।
द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहां से आया सर? यहां से आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लोक अदालत कहां से आया सर? यहां से आया। ओके, सबको हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी कहां से आई सर? यहां से आई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? सो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 में हमको मिलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। वैसे ही हर स्टेट में भी होगा, जैसे दिल्ली का भी होगा डलसा, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी। वैसे ही हाई कोर्ट में भी होगा हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। वैसे ही ताल्लुक में भी होगा ताल्लुक लीगल सर्विस अथॉरिटी। वैसे ही लोक अदालत को लीगल सैंक्शन कौन सा एक्ट देता है सर? लीगल सैंक्शन LSA एक्ट ऑफ 1987 देता है। और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कौन देता है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन आर्टिकल 39 कैपिटल A देता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ? आगे चलते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 39 कैपिटल A, ये याद रखना कैपिटल A। तो ये सब तुम लोग को दिख जाएगा। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था। हाँ सर, तो अगर मैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रीजन देखूं तो उसमें ये लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें। क्या दिखेगा? इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 39 कैपिटल A। ठीक है सर, आफ्टर आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी इंसर्टेड। और ये जो मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं पढ़ा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया? बिल्कुल सही सर। आगे चलते हैं। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके कि इन्हीं चीज सर ये आप लोगों ने ठीक किया या नहीं किया? बहुत सही किया बेटा, ये बड़ा जरूरी है। न्याय की लड़ाई में बराबरी होना बड़ा जरूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है। तो मोहम्मद रफी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2010 में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट आया था। तो हम लोग ना वकीलों को बहुत लोग ऐसा इल्जाम देते हैं, और जैसे मेरा बेटा भी देता है कभी कभी। मेरा बेटा बोलता है पापा एक बात बताओ, जिस अंकल को जो ये सुंदर से अंकल या काले से अंकल या नीले से अंकल या पीले से अंकल जो आपको रोज सब मिलते रहते हैं, इनमें से कोई मर्डरर है? मैंने कहा हाँ। इनमें से कोई फ्रॉडी है? मैंने कहा हाँ। तो बोले आपके कैसे कैसे दोस्त है? मैंने कहा मेरे दोस्त नहीं बेटा, मेरे क्लाइंट्स है। और हर आदमी हैज द राइट फॉर सेइंग और डिफेंडिंग हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैं यहाँ पर राइट और रॉन्ग का फैसला करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं लीगल और इलीगल के बीच में खड़ा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट और रॉन्ग क्या होता है ये किसी को नहीं पता। एवरी पर्सन हाउएवर विकेड, डिप्रेव्ड, वाइल्ड, डिजेनरेट, perverted, loathsome, execrable, vicious or repulsive he may be regarded by the society has a right to be defended in a court of law, and correspondingly it is a duty of the lawyer to defend it. Are you understanding this or not? तो हम यहाँ पर राइट और रॉन्ग के लिए नहीं बैठे हुए, ये सब काम हमने छोड़ दिया है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो कानूनी है, जो लीगल है वर्सेस जो इलीगल है, उसके बीच में खड़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो जो लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना सर ये ना बेकार आदमी है, इसको ऐसे ही पकड़ के मार दो, ऐसा नहीं होता बेटा। वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आना चाहिए या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सबको पल्ले पड़ गया? अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4040। सबको समझ में आ गया? इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग चाय भी मिलनी चाहिए। हाँ सर, वेरी गुड। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितने मर्जी बार मांगो चाय मिल जाए। वेरी गुड। अब आर्टिकल 40 बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, बट इसको समझाने से पहले मैं चाहूंगा तुम इसके वर्ड समझो। ओके, बाय द वे तुमको एक एक वर्ड का जो खेल है, ओके, वो वर्ड्स के खेल में तुम लोग प्लीज अननेसेसरली कंफ्यूज मत होना। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 केयरफुली। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। मैंने क्या बोला? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अच्छा, organize village panchayats and give them such powers and responsibility, give them such powers and responsibilities that they can function as units of local government or self government. इसमें पहले एक्चुअली ये आर्टिकल 40 हम फिर से बहुत डिटेल में करेंगे जब हम लोकल गवर्नमेंट करेंगे, बट अभी के स्टेज पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ये डीपीएसपीस में आया क्यों है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर कहानी बड़ी क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी। यहाँ वर्ड जो यूज किया जा रहा है वो है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। वर्ड क्या है सर? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ फार बेटर वे। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दिस। जब मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो अभी तक हमने जो किए 38, 39 ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे। तुम्हें याद हो गया वो मैंने जो लिस्ट दी थी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। अभी तक हमने 38, 39 ये सब कर लिया था। अब फर्स्ट टाइम आया है व्हाट इज कॉल्ड एज गांधीयन प्रिंसिपल। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और फिर एज आई टोल्ड यू हम इसको एडवांस स्टेज पे तब पढ़ेंगे जब लोकल गवर्नमेंट आएगा। लेकिन गांधी जी चाहते क्या थे? गांधी जी के थॉट प्रोसेस पे आर्टिकल 40 आया, और आर्टिकल 40 बोल रहा है सरकार को या स्टेट को कि तुम ऑर्गेनाइज करो विलेज पंचायत। नाउ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। अगर तुम इस वर्ड ऑर्गेनाइज को समझो, प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत बोला गया, इन्वेंट विलेज पंचायत नहीं बोला गया। ऐसा है क्यों बोलेंगे सर? हद हो गई है, इन्वेंट कैसा बोलेंगे? विलेज पंचायत तो कब से है सर, रामायण में भी थी, महाभारत में भी थी, बुद्धिज्म के समय भी थी। ओके, ये इन्वेंशन की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। यस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि समथिंग विच वाज इनफॉर्मल मस्ट बी मेड फॉर्मल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? पहले भी जो पंचायत थी ना, वो तो पंच बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ गए, फैसला कर लिया, उसको इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब तुम उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर दे रहे हो तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन। क्या बोलते हैं उसको सर? कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन। जब तक इन पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंस या उनकी परमिशन नहीं मिल जाती, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है। सर आपने दिया क्या? दिया ना बेटा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमने पंचायत, द पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दे दिया। ओए होए, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ पंचायत से डील करता है। 11th शेड्यूल, नया शेड्यूल पंचायत से डील करता है। क्या मिल गया तुमको? कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर इसी से रिलेटेड एक और हुआ था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये द म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। ओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर ये भी लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। यहां पर है आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG। हाँ सर जी हमको मालूम है। और ZG के साथ साथ आएगा 12th शेड्यूल, और ये म्यूनिसिपैलिटी से डील करा है। सर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हमने वादा निभा लिया सर। आर्टिकल 40 फ्यूचर गवर्नमेंट्स को वादा निभाने की डायरेक्शन थी कि जब तुम्हारे पास रिसोर्सेस होंगे तब मेरे सिटीजन्स को दे देना। तो 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर मेरे को एतराज इस बात का नहीं है, फिर मेरे को एतराज इस बात का है कि ये गाना ही क्यों बजा? क्यों? जो वादा किया वो, ये गाना बजाने की जरूरत ही क्यों थी? मतलब आपने इसको फ्यूचर गवर्नमेंट्स के हवाले किया ही क्यों? ओके, पंचायत को ऑर्गेनाइज ही करना था, 1950 में कर लेते। मतलब ये आपने आगे क्यों बढ़ाया? वो फाइल को आगे क्यों धक्का दे दी? बेटा इसका वजह था, एक ही ऐसी चीज थी शायद जिसमें डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू साहब दोनों अग्री कर रहे थे कि ये वक्त ठीक नहीं है। मैंने क्या बोला? ये वक्त ठीक नहीं है कि अभी से पंचायत को इतनी ज्यादा पावर दे दी जाए। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही ब्रेव आदमी थे, तुम्हें मालूम था, और जिसके साथ सच होता है ना वो ऐसे ब्रेव हो जाता है। ही वांटेड टू गिव पावर टू द पंचायत ओनली व्हेन दे आर रेडी। और ये खुद बोलते थे बाबा साहेब कि इस स्टेज पर 1950 में, ओके 1950 में बाबा साहब खुद बोलते थे कि ये जो विलेजेस है ये डेन ऑफ इग्नोरेंस एंड डेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। जहां पर पहले ही किसी को ना एजुकेशन है, अभी वहां पर इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, मैं वहां पर उनको पावर दे दूं, मैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दे दूं तो सब बर्बाद हो जाएगा। सो ही वाज ऑफ फर्म बिलीफ दैट विलेजेस अभी रेडी नहीं है। नेहरू जी से अगर बात करो तो नेहरू जी बोलते थे सिद्धार्थ
पहले बहुत सारी प्रॉब्लम है बाबा, पहले यूनियन और स्टेट के बीच में इतना सारा लफड़ा चल रहा है। ओके, अभी तो प्रिंसली स्टेट्स के बीच में और इतने स्यापे चल रहे हैं, ऊपर से तुम एक लोकल गवर्नमेंट बना दो एट द लेवल ऑफ विलेजेस, इट मे क्रिएट इम्बैलेंस ऑफ पावर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो दोनों की वजहें अलग अलग थी, लेकिन दोनों ही कन्विंस थे कि गाना गाना पड़ेगा। कौन सा वाला? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तुम्हें इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, why was the article 40 relegated to PSPs and not delivered right at the time of the formation of the constitution? तो गाना गाए बिना ये समझाना, गाना मत गाने लग जाना, पता चले तुम वहीं पर ही गाना गा रहे हो। ओके, चेयरमैन के सामने तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सबको समझ में, गाना मत गाना, सीधा एक्सप्लेन करना। ओके, बताओ, हिस्ट्री बन जाएगी सर अगर हमने गाना किया तो। ऐसा अमर हो जाओगे सर, बिल्कुल अमर हो जाओगे। पहले बार ऐसा आदमी था जो यूपीएससी के चेयरमैन के सामने बोर्ड के आसपास गाना गा के आ गया यार, हद हो गई है मतलब। सर ऐसा करने में बड़ा मजा आएगा सर। ओके, तुमको फिर मिनिस्ट्री ऑफ म्यूजिक दी जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। सबको समझ में आ गया? सो आर्टिकल 40 का आपका वादा पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ सर, आर्टिकल 40 का आपका वादा पूरा हो गया बाय गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन अंडर 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। सबको समझ में आ गया या नहीं? वेरी गुड सर। अब हम पढ़ेंगे एक साथ, हाँ, अब हम 3 आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ेंगे। सर क्यों सर? नहीं, पहले मेरे को पढ़ा। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि बाबा साहेब से इंटेलिजेंट दुनिया में कोई है नहीं। फिर मैंने तुम्हें एक और बात बोली थी कि यार चक्कर ये है कि जैसे जो मेरा बॉस है ना, जैसे मेरा बॉस है, ये मेरा बॉस है, अच्छा ढूंढ रहा हूँ मैं कौन है मेरा बॉस, लेकिन मैं फिर भी जो भी मेरा बॉस है, ओके, तो ये जो बॉस है ना, ये अगर मेरे को बोलेगा ना सिद्धार्थ 5 घंटा काम कर, तो चाहते ना चाहते हो मैं कितना बार भी ईमानदारी करूँ ना, मैं कम से कम आधे घंटे का घपला जरूर करूंगा। कम से कम आधा घंटा मैं इंस्टाग्राम पे स्पेंड करूंगा और 4.5 घंटा काम करूंगा, आधा घंटा इंस्टा। ओए होए, वेरी गुड, हद हो गई मतलब। ओके, और मेरे दोस्त तो और नालायक है, वो तो 4 घंटा काम करते हैं, 1 घंटा इंस्टा। ओके, और कुछ तो बिल्कुल ही कॉमेडी लोग हैं, वो 2 घंटा काम करते, 3 घंटा इंस्टा। ओए होए, बर्बाद है सर। ओके, हर शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद है गुलिस्तान, क्या होगा? वाह, आइए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड सर, देश इंस्टा ने बर्बाद कर दिया सर, बाकी ट्विटर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वैसे ही है, इस केस में बॉस कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस केस में उनका वर्क कौन कर रहा है? सर स्टेट वर्क कर रहा है, सरकार वर्क कर रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्ज है कि वो स्टेट और गवर्नमेंट को भटकने ना दे। आई होप तुमको याद है, मैंने तुम्हें पहले भी एक एग्जांपल दिया था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो ना भटकने नहीं देंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो पकड़ के रखेंगे। ओके, मैंने तुम्हें सेक्युलरिज्म के सामने समझाया था, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें पता था ना कि बाबा साहेब ने ना बोला, देख सिद्धार्थ, मैं इतना स्टाइल से लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन कि ये लोग जितना मर्जी चाहेंगे ना, ये लोग गड़बड़ कर नहीं पाएंगे। तो अब समझो, तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि 41, 42, 43 को एक साथ क्यों पढ़ा जा रहा है। तो जो 41, 42, 43 है ना, वो एक साथ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये तीनों के तीनों वर्क रिलेटेड है। क्या है सर? वर्क रिलेटेड डीपीएसपी। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? सर ये है वर्क रिलेटेड डीपीएसपी। ओके, तो सबसे पहले बॉस कौन है? कौन है बॉस? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और काम किसने करना है? सर स्टेट ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट को क्या बोला? बाय वर्क प्रोवाइड करने का, वर्क। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो वर्क प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले आया आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में बोला गया एवरी सिटीजन हु इज डिजायरस ऑफ वर्क, जिस भी पर्सन को काम करने की इच्छा है उसको वर्क मिलना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो पहले क्या लिखा है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। उड़ी बाबू, क्या हो गया सर? हेंस प्रूव्ड हो गया क्या? मैंने तुम्हें पूछा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्शंस है, कैन दे आल्सो बी अंडरस्टूड एज राइट? बाबा साहब ने आंसर दे दिया, हाँ मेरा बच्चा, दे आर आल्सो राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सबको समझ में आ गया है या नहीं? बाबा साहब मेरे गुरुदेव है ना, मेरे को बचा ही लेते, तो वरना सब लोग मुझ पे इल्जाम लगाते कि सर कहाँ है, राइट्स लिखा नहीं, देखो लिखा हुआ बाबा साहब। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? मैं तो मैथ्स में मेरे को आती थी थ्योरम, प्रूव है, प्रूव द साइड, मैं पहले ही हेंस प्रूव लिख देता था। तो मेरी मैम बोलती थी सिद्धार्थ ये पहले से क्या को लिखा? मैंने कहा मैडम जो थोड़े टाइम बाद होने वाला है वो अभी से हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आई यू अंडरस्टैंड? रास्ता बाद में ढूंढ लेंगे। ओके, वेरी गुड, अच्छे मार्क्स आते होंगे सर आपके। ओके,
ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। 2 बार मेरी मैथ्स की टीचर बेहोश हो गई थी, 2 बार बेहोश हो गई। इसको कैसा मैथ्स पढ़ाया जाए? सो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वर्क, सब लोग सुनेंगे, राइट टू वर्क, रटना स्टार्ट कर दो, राइट टू एजुकेशन, रटना स्टार्ट कर दो, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तुम लोगों को याद हुआ कि नहीं याद है? चिल्लाना स्टार्ट करो खड़े होके। मैंने क्या बोला? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ओके, पहली बात इसको समझने की कोशिश करो। व्हेन आई से राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ओके, तो इसको समझो। जब हम वर्क और एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग काम की बात कर रहे हैं। ये पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस मतलब क्या होता है? देखो बेटा, वर्क होता है ना, जब तक उम्र साथ दे रही है तब तक तुम काम कर रहे हो। जब तबियत खराब हो गई, उम्र हो गई, कुछ चोट लग गई, तो पेंशन, हाँ, एम्प्लॉय सिक्योरिटीज इंश्योरेंस, हाँ, अटल पेंशन योजना, हाँ, ये सारी चीजें पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस में इंक्लूड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो हमारे पास 3 वर्ड्स क्या है सर? वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। पल्ले पड़ गया? यस सर। सर आगे बताओ। अब क्या है ना, अब सर आपने ये प्रॉमिस अदा किया? हाँ बिल्कुल अदा किया हमने। राइट टू वर्क हमने दिया ना तुमको? कैसे दिया सर? हमने तुम्हें मनरेगा दिया। हाँ, अरे हाँ, हमने बोला यार तुम ना आओ, काम करो पैसा ले जाओ, काम करो पैसा ले जाओ, काम करो पैसा ले जाओ। हमने तुम्हें एजुकेशन भी दी उससे रिलेटेड। हमने तुम्हारे लिए इतने सारे वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स खोले, स्किल इंडिया कैंपेन बनाया, ओके, कौशल विकास योजना। ये सब कहाँ से आ रहा है सर? ये वही है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर आपने वादा पूरा किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये जो आर्टिकल 41 है, इस बिल्कुल एक सेकेंड भी सांस भी मत लेना, इसमें बहुत फाइन पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल 41, 42, 43 में वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस के साथ साथ एक वर्ड और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? ध्यान से देखना, कुछ दे रहा है। The state shall make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in certain cases. कौन से certain cases? Unemployment, old age, sickness, disablement and in any case of undeserved work. मैंने सब कुछ पढ़ा दिया तुमको, सबको समझ? हाँ सर, चलो चलते हैं। चलते हैं बेटा। The devil lies in the detail. Okay, मेरे से पढ़ रहे हो? The state ये सब करेगा, but within the limits of its economic capacity and development. Word क्या मैंने बोला? Within the limits of its economic capacity and development. नहीं समझ में आया सर? तो मैंने ना मनरेगा में, मेरा एक दोस्त है संता सिंह, उसने ना मनरेगा में नौकरी करने चला गया, तो उसने बोला कि यार तुम 5 दिन का काम कर सकता है। नाउ अगले महीने फिर काम किया, अगले महीने फिर काम किया, भाई पैसा कमाया जा रहा है। मैंने कहा देखा, हमने आर्टिकल 41 में तेरे को काम दिया। इतने में संता सिंह ने अपने दोस्त बंता सिंह को फोन किया। बंता सिंह को उठाया। बंता सिंह इस टाइम पर टोरंटो है। ओए होए साढ़े कनेडा तो उसे टोरंटो फोन किया, बोला संत्या ने, बंत्या यार मैंने मनरेगा जॉब मिल गया है, ओके, मेरे को 500 रुपए दे देते ये लोग। कल से बात करते बाबा तू, हमको टोरंटो में 5000 रुपया मिलता है, ज्यादा भी मिलता है, ओके, तुमको 500 रुपए मिलता है। सर वहां पे रुपीज में मिलने लग गया, थोड़े टाइम बाद मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा, आजकल डॉलर चल रहा है, लेकिन जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वहां पर, एक दिन वहां पे भी रुपया चलेगा। ओके, आई यू अंडरस्टैंड? सो 5000 रुपए मिलते हैं। तो जो संता सिंह है ना, उसने मोदी जी को फोन किया। मोदी जी को बोला, मोदी जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ओके, मेरे दोस्त को कनाडा गवर्नमेंट 5000 रुपए देती है, आप मुझे 500 रुपए देते हो, कैसे चलेगा? तो मोदी जी ने उसको कान पकड़े, बोला इधर आइयो, तेरे को नहीं बोला था अन अकेडमी ज्वाइन कर सेटेलाइट कोड यूज करके? नालायक, ये देख क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट डू ऑल दिस। आज हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट के हिसाब से 500 रुपए, कल हमारा कनाडा के जैसे डेवलपमेंट हो जाएगी तो हम 5000 रुपए देंगे, तब तक खुश रहे, नहीं तो मनरेगा से भी बाहर निकाल दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एट अ लेटर स्टेज हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 45। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? सो ये जो 41 है, इसी में हम लोगों को सब मनरेगा वगैरह प्रोग्राम्स मिलते हैं। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्या हो गया सर? एक्ट क्या हो गया सर? एक्ट क्यों बोला? DPSPs are enforced by passing laws. Are you understanding the? अरे यार तुम तो चैंपियन हो गए यार, तुमको सब आ गया। हाँ सर,
सर बहुत खुश हो गए सर, हम इमोशनल हो गए। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया? यस और नो? ओके ओके, काफी होशियार होते जा रहे हो तुम। इसी खुशी में मैं कुछ चाय पिला दे। ओके ऑलराइट, अब है हमारे पास आर्टिकल 41। तो स्टेट को मैंने क्या बोला? तो स्टेट को आपने बोला वर्क दो, एजुकेशन दो, पब्लिक असिस्टेंस दो, इन सर्टेन केसेस दो। ओके सर, वो भी तो पूरी लाइन बोलो ना सर। क्या सर? विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी। हाँ, विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यस सर। कोई अपना काम पूरा नहीं करना चाहता, बिल्कुल। मैंने अभी अभी देखा था, मैं तो बॉस जो है ना, वो मेरे को बोलता था मैं आधा घंटा कम से कम इंस्टा पे टाइम वेस्ट करता हूँ। तो स्टेट ना इसमें कोई गड़बड़ ना कर जाए। हाँ सर, स्टेट बोले मैं नहीं करता, मेरे को नहीं देना ये सब कुछ। ओके, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, बट प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, स्टेट ने वैसे तो सारे काम किए। ओके, अगर हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे। कैसे? जैसे तुम लोगों को एम्प्लॉयज सिक्योरिटी, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी, ये क्या है? पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अटल पेंशन योजना, ये क्या है सर? पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो ये सब कुछ कहां से आ रहा है सर? ये सब कुछ को मिल रहा है आर्टिकल 41 से। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी और मनरेगा, गा तो नहीं है बट एक्ट, ये सब कहां से आ रहा है? आर्टिकल 41 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं। प्लीज बी अवेयर कि ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत ये भी रियलाइज हुआ होगा कि ये आर्टिकल 41 जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्यों जरूरी था? बिकॉज 1950, 47, 1950 में इंडिया के पास इतना पैसा थोड़ा था कि हम तुमको एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे सके। ये फ्यूचर गवर्नमेंट्स की तरफ छोड़ना जरूरी था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब पल्ले पड़ा या नहीं? क्यों बाबा साहब ने कुछ चीजों को फ्यूचर में छोड़ा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? कैन यू नाउ कनेक्ट? कनेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? दिस इज व्हाई आई वाज टीचिंग सो मच इन डिटेल, ताकि तुम्हें ये आहा मोमेंट्स आने लग जाए। नाउ यू अंडरस्टैंडिंग? हर चैप्टर से दूसरे चैप्टर की कनेक्शन होनी बड़ी जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, तुमने व्यर्थ ही मेरी क्लास अटेंड की। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया सर, आगे चलते हैं। तो मैंने स्टेट को फोन किया, मैंने कहा स्टेट, देखा बाबा साहब ने तुमको बोला, अब तुम्हें करना पड़ेगा। तो स्टेट ने ऐसा मुंह उतर गया उसका। स्टेट कैसा हो गया, मुंह बोला यार ये क्या बात हुई यार, सारा काम हमको ही करना पड़ेगा। मैं कहा वो स्टेट को गुस्सा है, बोला आ जाओ काम करो। हैं, काम करोगे तुम? आ जाओ, हम ना तुमसे काम कराएंगे। ओके, 24/7 काम कराएंगे, भयंकर गर्मी में 50 डिग्री में काम कराएंगे, पानी भी नहीं पूछेंगे। अच्छा, नो वाटर? ओके, कोई रेस्ट रूम नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है, कोई सैनिटेशन नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं, आओ काम करो। तो बाबा साहब वहां पे ना मुस्कुरा रहे थे। बाबा साहब बहुत क्यूट मुस्कुराते थे। बाबा साहब बोले नलायकों, हैं, कुछ नहीं कर पाओगे तुम ऐसे। क्यों? क्योंकि मैंने आर्टिकल 42 भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 42 बोलता है कि ना सिर्फ तुमको काम देना पड़ेगा, तुम्हें जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क भी देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वहां पर पानी भी होगा, वहां पर सैनिटेशन भी होगी, वहां पर रेस्ट भी होगा, वहां वेंटिलेशन भी होगी, सब कराना पड़ेगा। और अगर कोई लेडी वर्कर होंगी और वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो तुमको उसको मेटर्निटी लीव भी देनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, समझ लो कि नहीं? तो आर्टिकल 41 को 42 के साथ पढ़ना। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। समझ लो कि नहीं समझ लो? सब पल्ले पड़ गया सर हमको। तो स्टेट बोला अगर मैंने नहीं किया तो बेला इतने सारे लेबर ट्रिब्यूनल्स है, इतने सारे लेबर कमिश्नर्स है, ओके, सोचने का भी नहीं ऐसा। ओके, वो बार बार नजर रखेंगे कि ये पोजीशन, ये कंडीशन निभाई जा रही है या नहीं। यानी कि 41 मस्ट बी रेड विद 42। सर स्टेट का ना ऐसा हो गया मुंह, कैसा आंखें सूज गई सर उसकी, थोड़े बहुत आंसू भी आ गए। ओके, बोला देखो यार हम ये भी नहीं कर सकते। हाय यार, छोड़ो ये सब इरादे, ओके गलत बातें हैं। ओके नेवर माइंड। सो आर्टिकल 41 मस्ट बी रेड विद 42। तो अब तुमने नोटिस किया होगा मेटर्निटी रिलीफ, इनफैक्ट मेटर्निटी लीव्स अब तो बहुत सारे महीनों की हो गई, मेरे को पता नहीं अब कितना, मतलब 5-6 महीने हो गए। ये बहुत जरूरी है, वरना स्टेट अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाएगा। स्टेट के पास एक नया आइडिया है। स्टेट बोला रुको, तुम लोग अभी ये करोगे ना, कोई बात नहीं, आप उनके पास थर्ड बहुत खतरनाक तरीका है। तो ये थर्ड तरीका है ना, ये हम लोगों के साथ होता होगा। तुम में से कितने लोगों के दादाजी ये करते? दादाजी? हाँ,
मेरे दादाजी तो हमेशा ये करते थे। मेरे दादाजी ना रोज सुबह शाम ना मेरे को बिठाते थे, बोलते थे बेटा बड़ी महंगाई हो गई है। हमारे जमाने में ना 1 रुपया तोला सोना आता था। ये तुम्हारे दादाजी करते कि नहीं? हाँ सर। वो सर 10 पैसे का घी आता था। हमारे मम्मी-पापा हमको 5 पैसे देते थे, 3 आना देते थे। बड़ी इज्जत जान खा रहे थे। मैं अपने दादाजी के ना पीछे पड़ा रहता था। मेरे दादाजी 1 रुपए का सोना आता था, ओके। 2-4 हज़ार किलो खरीद लेते, 2-3 टन सोना होता, ओके। तो मेरे दादाजी है ना ऐसे बोलते थे, मालूम है तुम्हारी तो ज़मीनें इतनी, तुमने करोड़ों रुपए के घर खरीदे नालायकों। हमारे यहाँ पे देखते हैं, हमने तो 5 रुपए में हमने पूरा का पूरा 100 गज का प्लॉट लिया था। मैंने कहा दादाजी 5 रुपए का प्लॉट आता था। ले लेते जरा 3-4 एकड़ ज़मीन दिल्ली में, पंजाबी बाग में, मेरा भी भला होता, ओके। तो फिर मेरी दादी बोलती थी, वो बोलते थे, "ओ पुत्र, दार जी को छोड़ यार, दार जी बोल रहे हैं 5 रुपया, तब 5 रुपया भी बहुत होता था।" यही लाइन सुनने को मिलती होगी तो हाँ सर, एकदम बिल्कुल। तब 5 रुपए की वैल्यू भी बहुत होती थी। तो आज 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता, बिकॉज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, एडजस्टेड फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब 5 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं होती है, ओके। तब 5 रुपया बहुत होता था। वैसे ही अगर मैं अपने दादाजी की सैलरी देखूं, तो तब मेरे दादाजी को 5 रुपया सैलरी मिलती थी। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, 5 रुपए की सैलरी। आज मैं अगर 5 रुपए की सैलरी वाला देखूं, तो कुछ भी बोलते हो, आज थोड़ा ना मिल सकती 5 रुपए। तो अगर स्टेट को ये मौका दे दे, स्टेट के पास नया तरीका ये आया, स्टेट बोला सिद्धार्थ तुमको काम करना है? मैंने कहा हाँ। तुमको जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन चाहिए? मैंने कहा हाँ। तुमको मैटरनिटी रिलीफ भी चाहिए? मैंने कहा हाँ। तो हम तुमको काम देंगे। आज से तुम्हारी सैलरी 5 रुपया महीना। लो, कर लो काम। ऐसा नहीं है कि हम बेगार करा रहे, बेगार नहीं करा रहे हम तुमसे। हम तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन 5 रुपया महीना, जाओ ऐश करो। तो बाबा साहब यहाँ पे ना, बाबा साहब बहुत दोनों है। बाबा साहब मुस्कुरा रहे थे, बोले थे स्टेट नालायक हैं, पिटे मुंह, तू ये नहीं कर पाएगा। अच्छा, तू भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आर्टिकल 43 भी लिखा है। आर्टिकल 43 बोलता है लिविंग वेजेस प्रोवाइड करना। व्हाट डज लिविंग वेजेस मीन? लिविंग वेजेस मीन्स दैट मनी विच इज अप्रोप्रिएट फॉर रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ। रीजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो मनी जरूरी है, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन का कॉस्ट, ओके। ये 5 रुपए नहीं हो सकता सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वे उस टाइम पर एडजस्ट होगा सर। कौन बताएगा? इसी के लिए बेटा 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, ये जो आते हैं, ये इसीलिए मनी को बढ़ाते हैं। इसलिए डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं सरकारी जॉब्स में, डीए। हाँ सर, ओके। अच्छा वो सर आपने बता दिया डियरनेस अलाउंस। मेरे को लगा कि क्योंकि मैं उनका प्रिय हो जाता हूँ इसलिए डियरनेस अलाउंस है। डियर इधर आपते को अलाउंस दिया जा रहा है। नहीं सर, डियरनेस अलाउंस महंगाई के अनुसार होती है। The states are endeavor to secure but suitable legislation to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work, ensuring a decent. तो living wage होना जरूरी है. Please distinguish it from minimum wages. Minimum wages fundamental rights का part है. Also, स्टेट को बोला गया है कि तुम लिविंग वेज प्रोवाइड करो. यस सर, हमें लिविंग वेज प्रोवाइड हो रही है. और क्या हो रही है सर? स्टेट को बहुत गुस्सा आया यार. स्टेट अब गुस्से में हो गया, तमतमा गया है. क्या बात कर? स्टेट बोले हमारी कोई भी चाल नहीं चल रही. स्टेट क्या बोलता है? आज के बाद फिर तुम 365 दिन काम करो. आओ काम करो. ओके, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, कोई ईद नहीं, कुछ नहीं. ओके, एंजॉय करो, काम करो, मेहनत करो. तो बाबा साहब बोले पूरा तो पढ़ लेता बेटा. तुमको उनको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी देना है, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी देना है, इंश्योरिंग कि वो इंसान की तरह जिंदगी काटे. वो कोई गधा मजदूरी करने के लिए नहीं आए. एंड यू अंडरस्टैंडिंग? सो तुमको आर्टिकल 41, 42 एंड 43 तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा और तीनों को एक साथ एनफोर्स करना पड़ेगा. और हर एक को नौकरी नौकरी देने की बात मत करो. अगर किसी में इतनी काबिलियत है और विलेजेस है, स्मॉल टाउन्स है, तो उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज या कोऑपरेटिव बेसिस पर काम करने के लिए भी प्रमोट करना भी तुम्हारा काम है. तो स्टेट तो गाना गा रहा है. क्यों सर? दिल के अरमां आंसू में बह गए. Are you understanding this or not? So 41 must be read with 42, 42 must be read with 43. ये सारे वर्ड्स एक साथ रट लेना. Are you understanding? क्यों? क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा. Are you understanding? तो वो सीधा सीधा पूछेंगे. The state is instructed to provide living wages, minimum wages, both none. Are you understanding this part? सबको समझ में आया? तो पता होना चाहिए कि डीपीएसपी में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में क्या है. Are you understanding this or not?
पल्ले पड़ रहा है नहीं पल्ले पड़ रहा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? फिर आएगा राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये छोटे छोटे वर्ड्स डाल देंगे, विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ रहा है ये सुनो, बहुत ध्यान से रट लो, अब एग्जाम हो गई है बहुत ही टफ। ओके वेरी गुड। लिविंग वेजेस, लिविंग इन डीपीएसपी, मिनिमम इन फंडामेंटल राइट्स। नहीं बोला यू शुड बी अ सिंगर सर, मैं रशियन पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, यहाँ पे मेरी आवाज नहीं समझ में आती लोगों को। ओके ओके ऑलराइट सर। या एक तो मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, हाँ सर, एक मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। ओके, हमारी टशन और हमारी अकड़ की भी पिक्चरें बनाई जाती है ये सर। फिर तुम बन रहे हो आईएएस ऑफिसर्स, ओके, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, तुम्हारी अकड़ की भी मिसालें दी जाती है। ओके, फिर मैं थोड़े टाइम बाद बनने वाला हूँ रशियन प्रेसिडेंट। ओके, हमारी अकड़ की भी मिसालें दी जाती है। और इसके बीच में एक ऐसा बंदा आते हैं जो ऐसा मजबूरों मजलूमों जैसी बातें करते, सर प्लीज सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो ना प्लीज सर। क्या है यार, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन, थोड़ा एटीट्यूड रखो यार, कम ऑन। ये सारे वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं, बिंदास देखने का, ओके, और बाद में देखने का, यू अंडरस्टैंड? तो थोड़ी अकड़ रखो। अलेक्जेंडर बोलता था, सिकंदर बोलता था अलेक्जेंडर, कि पहले अपना हेड प्रिपेयर करो, क्राउन अपने आप आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? थोड़ी अकड़ रखो बेटा, टशन में रहो। ये सारे वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं और तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अन अकेडमी के ऐप पर, साइट पर जाकर इसको देख सकते हो। तो इसी में सारा टाइम मत रखो और पढ़ना स्टार्ट करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टूड? सर आपने पूरा नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि 43 कैपिटल ए और 43 कैपिटल बी भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। तो ये क्या है सर? ये है सर 43 कैपिटल ए। ओहो, ये है 43 कैपिटल बी। ओहो, मतलब ये अमेंडमेंट से आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये अमेंडमेंट से आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। सो ये कौन सी अमेंडमेंट से आया? अभी अभी मैंने तुम्हें बताया भी था। कैसा बताया था? ये देखो, तुमने देखा नहीं था सर? देखा था हमने, चला गया वो। देखो मैं दिखाता हूं तुमको, कहां चला गया। सो अगर तुम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 देखोगे तो ये था, इसमें जहां 39 कैपिटल ए आया था वहां पे 43 कैपिटल ए भी आया। 43 कैपिटल ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आया। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे to secure the participation of workers in the management of undertakings establishment over other organizations engaged in any industry. So तुम्हें याद है जो मार्क्सिज्म था, मार्क्सिज्म उनको, वैसे मैं तो बनाऊंगा नहीं ना उसका, मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो उसका जो सिंबल था ना वो ऐसा कुछ था, वो हैमर एंड सिकल जैसा था। तुम्हें याद है उसको? हाँ सर, हैमर एंड सिकल, लाल रंग का, जैसा ना। तो जब भी एग्रीकल्चरल वर्कर्स की बात हो या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात हो, ऑटोमेटिकली तुम्हें मार्क्स याद आता होगा। हाँ सर। तो जब हम लोग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कर रहे हैं तो आई होप तुम समझ जाओगे कि ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये जो ट्रेड यूनियंस है, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला वो सब 43A से मिला। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग दिस। जब मैं ट्रेड यूनियंस की बात कर रहा हूं तो मैं राइट टू स्ट्राइक की बात कभी नहीं कर रहा। राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये राइट टू स्ट्राइक या हड़ताल करना ये पब्लिक ऑर्डर या डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस में ऐसे भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। तो ट्रेड यूनियंस का मतलब ये होता है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स एस्टैब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड एज राइट टू स्ट्राइक। तो ट्रेड यूनियन आते ही सर लोगों को ये सब लगने लगता है, आई डोंट नो व्हाई। So that is not the necessary part of Article 43 capital A. So ये 42nd Constitutional Amendment Act 1976 आया था और it is very 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 important. Yes, this part. So ये है Article 43 capital A और इससे ये आया 42nd Amendment Act 1976 से। फिर क्या हुआ सर? फिर आया 43 capital B. Okay. 43 capital B 97th Constitutional Amendment Act 2011 से आया, ये भी याद रख लेना। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर तुम इसकी लैंग्वेज समझोगे तो यहां लिखा है द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आया 43B से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, व्हिच आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज?
तो अगर तुम्हें 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह की बात याद आएगी तो तुम्हें ये सारे के सारे समझ में आ जाएगा। द आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक है सर, ठीक है। तो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन मिला इन दिस एंटायर थिंग। अब मैं चाहूं तो यहां पढ़ा दूं, बट मैं कोशिश करूंगा यहां नहीं पढ़ाऊंगा, ओके, बिकॉज अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। कुछ प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मैंने क्या बोला सर? अब इसका रीजन व्हाई अभी समझना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मैं तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अननेसेसरली अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मजेदार बात क्या है कि इट हैज क्वेश्चन सम प्रोविजंस, बाकी बाकी है। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या बोलते हैं सर इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक और क्लासिकल एग्जांपल इज द क्वेश्चन ऑफ सम प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अगर तुम इसको देखोगे तो तुमको यहां पर आएगा द कोर्ट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2:1 ओए होए followed doctrine of the court by a majority of 2:1 ओए होए followed doctrine of severability in declaring that part 9b is operative in so far as it contains multi-state cooperative societies both within states and beyond। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है भाई यार, मैंने तुमको कौन से पता यार, मैं तुमको कहीं तुम वकील तो नहीं बन जाओगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यार सब आ गया। तो इससे पहले तुमने क्या सोचा था? तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का बनता है। तो तुम्हें याद होगा श्रेया सिंघाल केस में सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का एग्जांपल था, और ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का पल्ले पड़ गया या नहीं? और जिन लोगों ने ये नहीं अटेंड किया हुआ प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो, और सब लोग को एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इन वीडियोस को कई कई बार देखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हिंदू में आया था, ओके, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या हुआ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन जरूर करूंगा, बट तब करूंगा जब हमारा we will go to Article 44. Everyone has understood this one. Everyone has understood? Very good, sir. और 44 होने से पहले हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। ओके सर।
बहुत ही बढ़िया। ये होते हैं अच्छे बच्चे, ब्रेक में समराइजेशन करते हैं। वेरी गुड। आयुष, याशिका, ऋतु, श्रुति, शिवांगी, अर्चना, विशाल, ज्योति, मृदुल, सरजी, जानवी, बहुत बढ़िया। निशा, निहारिका, प्रदीप, ड्रीम लाइफ, हर्षित, बहुत बढ़िया। तुमको भी अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाएगा। देखो बेटा, जब तुम लोग ब्रेक में होते हो ना, तो तुम ब्रेक में होते हो, हाँ सर, तो तुम्हारे ना अंदर के बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस बाहर आते हैं, और जब वो थॉट प्रोसेसेस बाहर आते हैं ना, तो मुझे बड़ा अचंभा लगता है कि लाइफ में व्हेन यू आर बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ओके, लाइफ में व्हेन यू बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो उस अपॉर्चुनिटी का संपूर्ण फायदा उठाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। तो जब घर में नई नई गाड़ी आती है, ओके, या नया मोबाइल फोन आता है, तो तुम क्या करते हो? सर, हम ना गाड़ी लेते हैं और हाईवे पे निकल जाते हैं ना मेरे बच्चा। वो एक्चुअली तुमको उस गाड़ी के सारे फीचर्स यूटिलाइज करने का फायदा होता है। तुम्हें मालूम होता है, ओए होए मैंने 50 लाख की गाड़ी खरीदी है बाबा, इसमें ये बटन दबा के क्या होता है, ये बटन दबा के क्या होता है, ओके, इसकी स्पीड मैक्सिमम क्या है, ये ऑटोमेटिक है कि क्या है। वैसे जब तुम अनअकैडमी पे आते हो तो ये एक मौका है, ओके, इट इज समथिंग जो तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। तो सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। हर चीज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है बेटा, जिंदगी में एक तरीका होता है, ओके, रैंडमली थोड़ा ना होता, ताश के पत्ते थोड़ा ना क्या गिरेंगे। अनअकैडमी ऐप पे जाओ, देखो कि हाँ यार ये सिद्धार्थ अरोरा है जिनसे हमने पढ़ना है, इनकी कौन सा कोर्स चल रहा है, उनका स्केड्यूल दिया हुआ है, उसमें आवर्स लिखे हुए हैं, कब से कब स्टार्ट होता है। एक तरीका होता है। तुम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, ओके, तुम लोग देश के भविष्य बनने वाले हो, इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। दूसरी बात है, जो मुझे बड़ा ताज्जुब कर रहा है, इसकी जब भी तुम्हें कोई भी बहुत टफ चीज के बारे में बोला जाता है ना, तो मेरे को एक बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव मेथड मिला। तो मैं, हम लोग जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, उसमें हमारे जैसे तुम्हारे लिए यू नो विराट कोहली, धोनी, ये लोग थे, हमारे लिए कपिल देव था, ओके, तो कपिल देव और बाद में सचिन भाई हमारे गॉड, ये हमारे आइडल्स बने। कपिल देव से एक बात पूछा गया था एक बार, ओके, कपिल देव से एक बात पूछी गई थी कि कब तुम्हें मालूम है कपिल देव ने अपने पूरे करियर में एक भी मैच इंजरी की वजह से मिस नहीं किया। जिंदगी में कपिल देव वाज अ फास्ट बॉलर, उसने कभी इंजरी की वजह से कोई मैच नहीं मिस किया। तो कपिल देव से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि इतना मुश्किल काम कि एक स्पोर्ट्समैन को इतने सालों में इंजरी ना हो, तो आप कैसे मेंटेन करते हो? तो कपिल देव बीइंग कपिल देव, ओके, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्यूट सिंपलटन आदमी है, उससे ज्यादा सीधा सरल आदमी नहीं। उससे सीधा जवाब दिया, रोज भागता हूं मैं। व्हाट? मैं रोज भागता हूँ 5 किलोमीटर, चाहे ब्रेक मैच हो चाहे ना मैच हो, मैं भागता हूँ। वो जो इंटरव्यूअर है ना, उसका मुंह ही उतर गया। उसको लगा कपिल देव कोई बहुत जादू की छड़ी बताएगा, कोई ऐसा बताएगा कि कोई तो ऐसी दवाई होती होगी जिससे कभी इंजरी नहीं होती। कपिल देव ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, 5 किलोमीटर रोज भागना होता है भाई, बस दूध पियो भागो, दूध पियो भागो। वैसे ही अजीब सा होता है, जब मैं तुम्हें कोई बहुत टफ चीज का बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा ना, तुम्हारा भी मुंह उतर जाएगा, सर कुछ तो कठिन बताते ना, बताते कोई सीक्रेट बुक है। कोई सीक्रेट बुक नहीं बेटा। इन वीडियोस को 3 4 5 6 बार देखो, अपने रनिंग नोट्स बनाओ, जब कनेक्शन हो गया, रिवाइज हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करो, बहुत सारे करो, इनको इसके साथ कनेक्टेड करते चले जाओ। न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, रोज इनके साथ कनेक्टेड करते जाओ। तुम्हें स्टैटिक पार्ट में सब कुछ पढ़ा चुका हूं। ये टाइम टेस्टेड मेथड है बेटा। 3 साल में मैंने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया। पहले साल वालों को शक होना जरूरी था, ये सिद्धार्थ ना बोलता बोलता है, देखते हैं इसका रिजल्ट आता है कि नहीं। पहले साल में 20 में से 20 क्वेश्चन यही आए, हमारे टॉपर्स आए। फिर 18 क्वेश्चन आए। इस टाइम इतना टफ पेपर आया, तो भी पॉलिटी में सब लोग फ्लाइंग कलर से बाहर है। तुम किसी से भी पूछ लो, मेरे दुश्मन भी मेरी तारीफ करेंगे, ओके, कि ये प्रूव हो गया भैया, ये है ही बड़ा अकड़बाज है, लेकिन रिजल्ट ले आता है। यही करो बेटा, सिंपल रास्ता है, पहुंच जाओगे। सो किसी और के लिए कोई सीक्रेट मेथड बताना कोई है नहीं, देयर इज नो सीक्रेट मेथड, ओके, द सीक्रेट इज देयर इज नो सीक्रेट, आर यू अंडरस्टैंड? लेकिन सही बहुत बोरिंग मेथड है, रोज को आप 5 किलोमीटर भागते हैं सर, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताओ, ऐसे नहीं हो सकता बेटा। कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, इसको बोलते हैं किस प्रिंसिपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल 44, और मेरे ख्याल से ये आर्टिकल मैं पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ाता था, लेकिन ये आर्टिकल फिर से बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया बिकॉज ऑफ द न्यूज आइटम्स अराउंड सराउंडिंग इट। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है आर्टिकल 44, और ये डील करता है विद व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है सर, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये समझ में आने से पहले
तुम्हें मेरी पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। मैं तुम्हें फिर से एक क्रैश कोर्स दूंगा इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो हम इसका पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस। लॉज ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लॉज अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक ब्रॉडली स्पीकिंग बोल सकता हूँ कि लॉज कैन बी ब्रॉडली, वेरी ब्रॉड डिवीजन ऑफ लॉज इज क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्या है सर? क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। मेरी बात सबको समझ में आ गई या नहीं? तो जो हमारे बीच में वकील लोग बैठे हैं उनको तो ये सब आता ही होगा, बट तुम भी सुन ही सकते हो, और जो लोग नए हैं उनके लिए बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। तुमने किसी का मर्डर कर दिया, सर हम क्यों मर्डर करेंगे? अच्छा नेवर माइंड, बट ऐसा कुछ हो गया तो वो क्रिमिनल लॉ हुआ। ओके, तुम्हारा किसी के साथ जमीन पे लड़ाई चल रही है, या फिर किसी ने तुम्हारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है, ये ऐसा कुछ होगा, या तुमने किसी को चेक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लेकिन उसने तुमने बोला मेरे को केक खिला दे, उसने केक नहीं खिलाया, ऐसा कुछ हुआ तो वो सिविल लॉ हो गया। ओके, सो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दो अलग अलग लॉज है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो सपोज तुमने मर्डर किया है, तुमने मर्डर किया, सर हमने नहीं किया, सपोज तुमने मर्डर किया, तो तुम्हें क्या पनिशमेंट है? सर हमें सेक्शन 302 इंडियन पेनल कोड टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ। ओके, फांसी की सजा। वो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो दुख हुआ सर। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि जिसने मर्डर किया वो हिंदू था तो सजा वही है। हाँ, अरे भूल गया था, वो मुस्लिम था तो सजा वही है, सजा वही है। सिख था, सजा वही है सर। बुद्धिस्ट था, सजा वही है सर। क्रिश्चियन था, पारसी था, जैन था, सर सजा वही है। कैन वी से क्रिमिनल लॉ यूनिवर्सल लॉ है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन, इन अदर वर्ड्स इसका तुम्हारे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। 90% ऑफ द केसेस में सिविल लॉ भी, 90% ऑफ केसेस में भी सिविल लॉ भी यूनिवर्सली है। इन अदर वर्ड्स इसका भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो शायद रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। आमतौर पे इसको भी हम यूनिवर्सल लॉ मान लेते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ो। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी ऑफ लॉज है। कौन से सर? जो थर्ड कैटेगरी ऑफ लॉज है उनको पर्सनल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनल लॉज। अच्छा, एक केड़े लॉज हो गए सब पर्सनल लॉज? पर्सनल लॉज वो होते हैं जो तुम्हारी मैरिज से डील करते हैं। ओह मेरे यार की शादी है आज, मेरे यार की शादी है। या डिवोर्स से डील करता है, ओ आज मेरे यार का तलाक है। ओ सर हद होगी, दोनों में एंजॉय हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, दोनों ही खुशी खुशी की बात है, अपनी अपनी मर्जी की बात है। सो मैरिज हो जाए, डिवोर्स हो जाए, एडॉप्शन हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए, सक्सेशन हो जाए। सक्सेशन समझते हो? हाँ, उत्तराधिकारी। ओके ऑलराइट, जो तुमको इनहेरिटेंस के लॉज है वो सारे के सारे पर्सनल लॉ से डील करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सो ये एक सिविल लॉ का सबसेट माना जा सकता है, बट ये अलग से ही है जिसको बोला जाता है पर्सनल लॉ। एज ए पर्सनल लॉज है ना, बड़े टेंशन वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि पर्सनल लॉज अलग अलग होते हैं। तो ये कौन है सर? ये येलो मैन है। येलो मैन नहीं है। अच्छा, ये हिंदू मैन है, मैरिंग अ हिंदू फीमेल। तो अगर हिंदू मैन हिंदू फीमेल से आएंगे तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। कौन सा एक्ट लगेगा? अरे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। सर डिवोर्स लेने का कोई बात नहीं, दूसरी सेक्शन यूज करेंगे, लेकिन फिर से यूज करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। सर एडॉप्शन करने का, एडॉप्शन, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सर सक्सेशन करने का, हिंदू सक्सेशन एक्ट। समझ लो कि नहीं समझ लो? सर इसमें जो कॉमन वर्ड आता जा रहा है वो आता जा रहा है हिंदू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है। सर ये नहीं है, ये नहीं है। मुस्लिम मैन, मुस्लिम वुमेन, अरे कोई टेंशन नहीं, मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1937। ओके सर नहीं, पारसी। ओके, स्पेशल पारसी मैरिज एक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पर्सनल लॉज इन अदर वर्ड्स रिलीजन पर बेस्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ गया या नहीं? ध्यान से सुनना। अगर मैं इन पर्सनल लॉस को, अगर मैं इन पर्सनल लॉस को, मैं इन पर्सनल लॉस को, मैं इन पर्सनल लॉस को जो कि अलग अलग है बेस्ड ऑन रिलीजन, अगर मैं उनको एक करना चाहता हूं तो उस एक पर्सनल लॉ को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल लॉ से नहीं डील कर रहा, ये
पर्सनल लॉ से डील कर रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, आगे चलते हैं। सबको समझ में आया? सर एक प्रॉब्लम है। क्या सर? इसके लिए ये गाना कौन सा क्यों गाया? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या वो सर? ये 1950 में क्यों नहीं कर दिया सर? इसके लिए क्यों गाना गाया आपने ये वाला? बेटा मैंने बाबा साहब को बोला, मैंने कहा बाबा साहब हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड 1950 में क्यों नहीं बोला? तो बाबा साहब ने बोला सिद्धार्थ नीयत तो ठीक थी, मेरी इंटेंशन तो थी, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी अभी इतना जबरदस्त वायलेंट पार्टीशन हुआ है। हाँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। 15 लाख लोगों ने एक दूसरे को ऑन द नेम ऑफ रिलीजन मार दिया है। अब हम वॉलेटाइल सिचुएशन में है, एनवायरनमेंट बहुत कम्युनल है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं एनफोर्स कर सकता। इसीलिए मैंने फ्यूचर गवर्नमेंट्स को बोल दिया, फ्यूचर गवर्नमेंट्स को बोल दिया कि जब इफ एंड व्हेन ये अवेलेबल होगा प्लीज मेरे सिटीजन्स को ये बना के दे देना। इसीलिए मैंने इसको डाल दिया आर्टिकल 44। सबको समझ में आ रहा है यानी? कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारा खेल है कनेक्शन का। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन और नॉट? यस सर। सर आगे चलो, पल्ले पड़ गया या नहीं? वेरी गुड। सो आपने सर वादा पूरा किया? नहीं यार, वादा नहीं पूरा हुआ। क्या हुआ? अब इतने साल गुजर गए। ओके, एक्चुअली ये जो रिलीजन का मामला है, जब तक पॉलिटिकल सहमति नहीं होगी तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन नहीं पाएगा। तो 1950 में हमने गाना गाया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन किसी ने ये वादा निभाया नहीं। तो फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट से ट्राई किया, ट्राई नहीं किया, किया भी होगा तो उसका कोई फायदा नहीं आया, और फिर हम लोग भूल गए। हमने बोला जाने दे यार, वादा बहुत टफ वादा है। सो किसी को याद नहीं था, और फिर हमें वेकअप अलार्म आया। वेकअप अलार्म आया कहां से? वेकअप अलार्म आया, फिर वेकअप अलार्म आया बिकॉज ऑफ शाबानो। ओके, तो अचानक हमारी जिंदगी में, देश की जिंदगी में भूचाल आया, और वो भूचाल था द शाबानो केस, और इट वाज अ वेकअप अलार्म। इट वाज अ वेकअप अलार्म कि जागो, ये वादा भी निभाने का टाइम आ गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इस स्टोरी में मैं तुमको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा आर्टिकल 44, और मैं तुमको पढ़ाऊंगा द शाबानो केस, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आजकल का सिचुएशन में हम लोग हैंडल करेंगे कि कैसे हम लोग शायद कोशिश कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की, और इसका फ्यूचर क्या होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इज क्लियर? यस और नो? तो बड़े ध्यान से सुनना। ओके, इसमें बहुत सारे एंगल्स है, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीस एंगल्स बिफोर यू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, तो तुम रेडी हो जाओ। मम्मी को बोल दो कि मेरे को चाय पिला दो। सर बोले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब तक तुम चाय पियो। ओके सर, मम्मी ने ना सर कड़वी वाली चाय पिला देनी है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी with regards to uniform civil code with relationship to शाबानो। बट शाबानो समझने से पहले तुम्हें कुछ और समझना पड़ेगा। शाबानो को समझने से पहले तुम्हें मेंटेनेंस समझना पड़ेगा। एक्ट होंगे सर, व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल मेंटेनेंस है। किससे सर? फाइनेंशियल मेंटेनेंस है। किससे सर? फाइनेंशियल मेंटेनेंस। तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुमने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। सपोज एक मैन और वुमेन के बीच में शादी है, ओके, और मैन और वुमेन के बीच में जो शादी है वो टूट गई, ओके, तो डिवोर्स हो रहा है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, होता है होता है। तो मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो वुमेन को फाइनेंशियली मेंटेन करे। एक तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस, ऑल्सो ड्यूरिंग डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, डिवोर्स केस भी होता है, और आफ्टर डिवोर्स ऑल्सो तुमने सुना होगा एक फुल टाइम एलिमनी दिया जाता है। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आजकल सर पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चल गया वो एम्बर और जॉनी के चक्कर में। ये सुनो, हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। सर और हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया सर, हमने ये जरूर किया, हमने वो केस बड़े अच्छे से फॉलो किया है ना सर? हाँ सर। सो ये जो ड्यूरिंग डिवोर्स है, आफ्टर डिवोर्स पैसा दिया जाता है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? सो अगर तुम डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में गए, हिंदू मैरिज एक्ट में गए, तो तुमको डिवोर्स के दौरान भी कुछ मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, और बाद में भी देना पड़ सकता है। नेवर माइंड सर, ये हो गया नंबर 1। ओके, ये हो गया पार्ट 1, ये याद हो गया। अब पार्ट 2 समझो। ओके सर, पार्ट 2 है कि ये मेरे फ्रेंड है, ओके, जो हिंदूज थे, इनको तो चलो मेंटेनेंस देना है, ये तो दे यार, तेरे को देना पड़ेगा यार, हद हो गई है। अच्छा, लेकिन देयर आर टू मैन एंड वुमेन जिनका डिवोर्स हुआ है,
ओके, या पहले उनकी शादी करा लेते, अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो नाम से हमें समझ में आ गया कि दे आर मुस्लिम्स, हेंस दे आर अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट। अब ध्यान से सुनना, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार जब मुस्लिम मैन और मुस्लिम वुमेन के बीच में डिवोर्स हो जाता है, तो मुस्लिम मैन को मुस्लिम मैरिज एक्ट मना करता है। मैंने क्या बोला? मना करता है। इट सेज डोंट पे मेंटेनेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैंने क्या बोला? डोंट पे मेंटेनेंस। क्या बोलते सर? मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे बड़ा मेजर वर्ड है। यहाँ पे ये नहीं है कि तुम दे सकते हो, देना है तो दो, नहीं देना तो ना दो। नो, वो बोलते हैं डोंट पे मेंटेनेंस। सो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार a man is not to pay maintenance. Are you understanding this point? Language समझ में आ गई? After divorce, after divorce, according to Muslim Marriage Act, the man is supposed to not pay maintenance. Everyone is clear on this part? ये हो गया 2 points. Everyone has understood? यहाँ तक point समझ में आ गया? Yes sir. So यहाँ पर है you have to pay maintenance, यहाँ पर है you don't have to pay maintenance. Are you clear on this? Absolutely clear? Yes sir. सर एक दो मेंटेनेंस हो गए, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज इन कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। हाँ सर। अब एक थर्ड एंगल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो अलग ही है, एंड दिस इज सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या है सर ये? सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? क्या बोलते हैं सर इसको? सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ठीक है सर। सेक्शन 125 CRPC इस पूरी मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कैसे सर? कैसे? अभी बताता हूं। जो सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी मेंटेनेंस से डील कर रहा है। से द वर्ड किससे डील कर रहा है सर? मेंटेनेंस से डील कर रहा है। सर अभी तो आपने बताया मेंटेनेंस से हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है। नहीं बेटा, ये सेक्शन 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसका कुछ और ही लेना देना है। कैसे सर? सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार यू हैव टू पे मेंटेनेंस। राइट, ध्यान से सुना, ध्यान से देखो। ओके सर। It is order for maintenance of wives, children and parents. अब ध्यान से सुनना, if any person, हिंदू नहीं बोला, मुस्लिम नहीं बोला, बुद्धिस्ट नहीं बोला, जैन नहीं बोला, सिख नहीं बोला, क्रिश्चियन नहीं बोला, पारसी नहीं बोला, if any person refuses to maintain his wife, his legitimate or illegitimate minor child, minor मतलब less than 18, his father or mother, फाइनेंशियल मेंटेनेंस अगर एक पर्सन, हिज वाइफ, हिज मतलब सर ये मैन होगा। अरे हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इफ एनी मैन डज नॉट मेंटेन हिज वाइफ, हिज माइनर चिल्ड्रन और हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, हिज माइनर चिल्ड्रन और हिज पेरेंट्स, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और कोर्ट उसके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकती है। सर ये क्या बात हो गई यार, हद हो गई। मैंने क्या बोला? सो इफ यू आर अ मैन देन यू हैव टू मेंटेन योर वाइफ, योर माइनर चिल्ड्रन एंड योर पेरेंट्स, यस और नो, हु आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। क्या बोला? हु आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। लाइन बोलो, क्या मैंने बोला? हु आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। तो ये ना अभी बीच में थोड़े टाइम पहले दिल्ली सरकार ना इसको बड़ा फेमस कर रहा था, ये सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, तो रेडियो पे आता रहता था। तुम भी मदद कर सकते हो किसी की, तो तुम्हारे आसपास अगर कोई ऐसे हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प आती है, बहुत सारे उनके साथ ऐसा होता है कि उनके पति लोग सारा दिन बेवड़े होकर दारू वारू पीते रहते हैं, ओके, वो मेंटेन नहीं करते अपने बच्चों को, तो तुम बोलो को चिंता नहीं करने का, मैं लोकल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर ये एप्लीकेशन डाल दूंगा सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, और हमें उस मैन को ऑर्डर हो जाएगा कि अगर उसके पास पैसा है तो वो अपनी वाइफ को, अपने माइनर चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। तो सर इसके लिए कोई रिलीजन की जरूरत है ना, पर्सन लिखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर इससे ये जरूरी है कि तुम शादीशुदा हो ना, माँ बाप तो होंगे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सर ये CRPC है। CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब ये यूनिवर्सल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा क्या नहीं? तो अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ओके, सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है कि वो जिनकी मेंटेनेंस की बात हो रही है, दे आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। ओके, तो उनके पास ये एक तरह से सोशल जस्टिस की लिटिगेशन है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट ये सोशल जस्टिस की लिटिगेशन है, वरना ऐसे लोग ना सारा टाइम टाइम पास करते रहेंगे तो बेचारे उनके बच्चे रुल जाएंगे, माँ बाप रुल जाएंगे, बीवी रुल जाएगी, एंड सो ऑन सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सोशल जस्टिस के लिए ये देश ने बनाया है, ओके, और ये बड़ा जरूरी है। यू कैन ऑल्सो हेल्प पीपल इफ यू वांट टू डू दिस, ओके सर। सर आगे बोलो। नहीं, आगे नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाइफ है ना, वाइफ, हाँ सर, ये जो वाइफ है ना, हाँ सर, हाँ मैं समझ गया सर, वाइफ, हाँ, ये जो वाइफ वर्ड है ना, इस वाइफ वर्ड का मतलब कुछ और है। मतलब द वर्ड वाइफ हियर includes even the woman who has taken divorce from you। क्या बोल रहे हो सर? मतलब तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, उसके बाद भी वो तुम्हारी वाइफ ही कहलाएगी? क्या बात कर रहे हो? A wife is a wife is a wife is a wife till the time she dies or she becomes somebody else's wife। मतलब क्या सर? मतलब डिवोर्स के 5 साल के बाद भी वो वाइफ वापस आ सकती है कोर्ट में और बोल सकती है कि आई एम अनएबल टू मेंटेन माई सेल्फ, प्लीज मेरे हस्बैंड को बोलो मेरे को मेंटेन करे। फिटे मुंह सर, हद हो गई है। अब शादी करने का दिल कर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत ओके, हम खतरों की खिलाड़ी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द वर्ड इज वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन who has been divorced or has been obtained a divorce from her husband and has not remarried। Okay, sorry, sir, चाय पी लो सर। सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? बहुत ही important point। So everyone has understood this part। So wife includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried। Okay, सबको समझ में आया या नहीं? All right sir। अब मेरे को पहले मैथ्स पढ़ाने दो। हाँ सर, मैथ्स पढ़ाओ सर, मैथ्स पढ़ाओ। सुनो मेरी बात, एवरीवन रेडी? तो अब तक के समराइजेशन तो मैंने सारा लॉ पढ़ा दिया तुमको। एक है मेंटेनेंस, यस सर। मेंटेनेंस वो होता है जो मैन को वुमेन को देना होता है, यस। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, सब लोग हाँ बोलते जाना, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एंड इवन आफ्टर डिवोर्स, यस और नो। लेकिन सर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार ये इवन आफ्टर डिवोर्स फंडा चलेगा नहीं। इवन आफ्टर डिवोर्स जो है वो मैन को मना है। ही इज सेइंग और द लॉ इज सेइंग डोंट पे मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें तीसरा एक एंगल है सर सेक्शन 125 का। सेक्शन 125 रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन ये बोल रहा है कि एनी मैन, वर्ड क्या है? एनी मैन मस्ट मेंटेन हिज वाइफ, हिज माइनर चिल्ड्रन, हिज पेरेंट्स। सिर्फ एक कंडीशन है, if they are not able to maintain themselves। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? वेरी गुड सर। तो इसमें आफ्टर डिवोर्स भी आ जाएगा, यस। अब तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो समझ में आ ही जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये आफ्टर डिवोर्स पे भी एप्लीकेबल है। अब पल्ले पड़ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत तो तुम्हें मैथ्स आ ही जाता है। हाँ सर, एनो देखते तो एनो देखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब स्टोरी थोड़ी बहुत तो क्लियर हो ही गई होगी कि होने वाला क्या है। वो मूवी का ट्रेलर होता है ना, वो पता तो चल जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आगे देखते हैं। सो वेलकम करते हैं मैडम शाबानो को। शाबानो एज द नेम सजेस्ट इज अ मुस्लिम फीमेल। इनका निकाह हुआ 1932 में और इनकी जिनकी से निकाह हुआ वो एक इंदौर एरिया के बहुत माने हुए वकील थे। उनका नाम था मिस्टर मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान साहब इंदौर एरिया के बड़े माने हुए वकील थे। 1932 में इनका निकाह हुआ। 40 साल के निकाह में इनके कुछ बच्चे भी हुए। 1975 के आसपास मोहम्मद अहमद खान साहब ने दूसरी शादी कर ली, जिस पर अपोज किया शाहबानो ने, तो शाहबानो को घर से निकाल दिया गया। 1975 में निकाल दिया गया। 1975 में तलाक इररिवोकेबल तलाक दिया गया और शाहबानो बाहर चली गई। शाहबानो 1932 में शादी हुई, 1978 में ये सब कुछ हो रहा है, तो समझ ही सकते हो शी वाज ओल्ड, शी वाज नॉट अर्निंग, इन अदर वर्ड्स शी वाज unable to maintain herself। Are you understanding this or not? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो शाहबानो ने अपने हस्बैंड मिस्टर मोहम्मद अहमद खान साहब को बोला कि मिस्टर मोहम्मद अहमद खान साहब, मेरे को चाहिए मेंटेनेंस। क्या चाहिए? मेंटेनेंस। तो मोहम्मद अहमद खान साहब ने बोला, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, हमारी शादी इस लॉ के अंदर हुई है और इस लॉ में मेरे को बोला जाता है डोंट पे मेंटेनेंस, मुझे मना है। बट शाहबानो बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? आई एम अनएबल टू मेंटेन माई सेल्फ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं?
तो शाहबानो इंदौर की एक लॉयर के पास पहुंची और वो लॉयर ने बोला, शाहबानो व्यर्थ की चिंता करते हो, ठीक है, तुम्हें मेंटेनेंस की जरूरत है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में मना है, कोई बात नहीं, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और हम सेक्शन 125 की एप्लीकेशन लगाएंगे। हम मजिस्ट्रेट साहब को बोलेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब, आई एम अनएबल टू मेंटेन माई सेल्फ एंड दैट इज वाई मेरे को मेंटेनेंस मांगती है। ओके, सो मजिस्ट्रेट साहब के पास वो गए, मजिस्ट्रेट साहब के पास सेक्शन 125 की एप्लीकेशन लगाई, मजिस्ट्रेट साहब ने बोला यस करेक्ट, यू आर अनएबल टू मेंटेन माई सेल्फ। उन्होंने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास करके मिस्टर मोहम्मद अहमद खान साहब को बोला गया मेंटेनेंस दे दो सेक्शन 125 में, because you are a man who has resources and your wife is unable to maintain herself, and wife is a 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 wife even after divorce. Are you understanding this or not? कनेक्शन देखा तुमने? सबको पल्ले पड़ा या नहीं? एक सेकंड में पूरा लॉ की टेक्निकलिटी समझ आ गई। Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? समझ लो कि नहीं समझ लो? Are you understanding this part? बट मोहम्मद अहमद खान साहब वकील थे, ओके, और काफी जाने माने वकील थे। मोहम्मद अहमद खान साहब ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, ओके, तुम्हें मालूम है इंदौर मध्य प्रदेश में, मेरे को ज्योग्राफी बहुत अच्छी से आती है, हद भी हो गई, मतलब मुश्किल हो गई। वेरी गुड। सो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सेम मैटर गया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला ना, क्या गलत किया उन्होंने, बिल्कुल ठीक तो किया, कोई टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस बढ़ा दी। क्या बात कर रहे हो सर? और कम तो क्या की, बढ़ाई दी, हद भी होगी सर। आर यू अंडरस्टैंड? मिस्टर मोहम्मद अहमद खान इसी मैटर को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ चले गए इन द सुप्रीम कोर्ट और वो केस बन गया मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम इन 1985, पॉपुलरली कॉल्ड एज द शाहबानो केस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया है या नहीं? Everyone has understood this. यहाँ तक स्टोरी एब्सोल्युटली क्लियर है या नहीं? बताओ, तुम तो वकील ही ना बन जाओ यार कहीं गलती से। हाँ सर, कहीं तो कॉन्स्टिट्यूट टॉप कर जाओगे, मेरे को लगता है तुम टॉप करने वाले हो। नहीं सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this part, सबको समझ। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसको समझने की कोशिश करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड सुप्रीम कोर्ट की कहानी। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट की कहानी सुनो। Everyone ready? तो मैं इसको कोशिश करूंगा टू सिंप्लीफाई इट टू द एज फार एज पॉसिबल, बट फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो प्लीज सर ऐसी बातें कर रहे हो सर आप, मोहम्मद अहमद खान, शाहबानो, ये तो सर दो लोगों का पर्सनल मैटर है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में भी ना सर हद ही कर दिया आपने। ये देखो नंबर ऑफ जजेस देखो, जस्टिस चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़, यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? 1 2 3 4 सर, ये कैसी बात है? हमको जम नहीं रहा सर। ये 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच हो गया सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया सर। ये क्या है सर? ये तो घर की बात थी, इतने से बातें हो गई, यही थी बात। तो शाहबानो केस जब मोहम्मद अहमद खान साहब का केस पहली बार गया था सुप्रीम कोर्ट, तो वो 2 जज बेंच के पास गया था, लेकिन इस 2 जज बेंच के को समझ में आया कि ये 2 जज बेंच के लायक केस नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लायक केस है। क्यों सर? क्योंकि मोहम्मद अहमद खान साहब ने जो आर्ग्यूमेंट किया वो अलग आर्ग्यूमेंट था। उनका आर्ग्यूमेंट ये नहीं था कि ये सिर्फ मेंटेनेंस की बात थी, कोई ₹250 की मेंटेनेंस की बात हो रही थी तब, तो ये ₹250 की मेंटेनेंस की बात थोड़ा चल रही है। ये मोहम्मद अहमद खान साहब के साथ के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था। उनका कहना यह था कि माय लॉर्ड, आपका सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेरे मुस्लिम मैरिज एक्ट के वायोलेशन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आपका सेक्शन 125 सीआरपीसी मुझे वो करने को बोल रहा है जो मेरा पर्सनल लॉ मुझे नहीं करने को बोल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में साइलेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ऐसा है कि वो मुझे मना कर रहा है। वो बोल रहा है डोंट डू दिस और आप बोल रहे हो डू दिस। इन अदर वर्ड्स, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर टू बी अंडरस्टूड दैट ये मेरा सेक्शन 1, आपका सेक्शन 125 मेरे पर्सनल लॉ के खिलाफ जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया, ओहो मामला थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इस मैटर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया और बहुत सारी और पार्टीज को भी इसका पार्ट बनाया गया। तो एक साइड पे ऑब्वियसली थे मोहम्मद अहमद खान साहब, एक साइड थे शाहबानो बेगम जी, एक साइड थे जमियात उलेमा हिंद और एक साइड पे थे द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? तो ये एक बहुत ही बड़ा मैटर हो गया इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज ऑन बोथ साइड। सबको समझ में आ गया या नहीं? तो मैं क्या करूंगा, तुम इतना कुछ समझोगे तो तुम्हें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने तुम्हें इंदिरा सानी केस समझाया था। मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट तुम्हें समझा देता हूँ, वैसे जैसे साबरीमाला केस समझाया था मैं दोनों साइड के आर्गुमेंट समझा देता हूँ। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, सो पहले मैं
ये हो गया, तो मैं इतना सुंदर डायग्राम बनाता हूँ, ओके सर, बहुत ही सुंदर डायग्राम देखा। तो पहले मैं तुम्हें मोहम्मद अहमद खान, एक साइड पे है मोहम्मद अहमद खान, एक साइड पर है जमियात उलेमा हिंद, और एक साइड पे है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और एक साइड पे है शाबानो बेगम, और एक साइड पर है द यूनियन ऑफ इंडिया और द स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दोनों साइड की बातें करेंगे और समझने की कोशिश। तो मोहम्मद अहमद खान साहब बोलते हैं क्या? वो बोलते हैं कि माय लॉर्ड, सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अगेंस्ट इस्लामिक लॉ है, ओके, बिकॉज इस्लामिक लॉ में से ही निकला है ऑफ 1937। सबको समझ आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप ऐसा कैसे बोल इस्लामिक लॉ में से? तो बोले देखो माय लॉर्ड, सिंपल सी बात है, मुस्लिम मैरिज एक्ट बोल रहा है कि डोंट पे मेंटेनेंस, और डोंट पे मेंटेनेंस बोले और आपके लॉ बोल रहा है पे मेंटेनेंस, ओके, तो ये गलत हो गया ना, ओके, इस्लामिक लॉ के खिलाफ हो गया, बिकॉज मुस्लिम मैरिज एक्ट में डोंट पे लिखा हुआ है। तो माय लॉर्ड ने बोला अच्छा एक बात बताओ, ये मुस्लिम मैरिज एक्ट आया कहां से? बोले इस्लामिक लॉ से। तो बोले इस्लामिक लॉ कहां से आया? बोले ये इस्लामिक लॉ द होली कुरान में से आया, कुरान पाक में से है, ओके, और भी बहुत सोर्सेज है, बट उससे बड़ा सोर्स क्या? ओके, तो होली कुरान से बड़ा कुछ नहीं। बोले ठीक है, यानी कि होली कुरान से ऊंचा कुछ नहीं। बोले बिल्कुल सही बात। और होली कुरान में सूरा नंबर 241 और 242 पढ़ के देखो। होली कुरान में 241 और 242 सूरा में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ये कुरान पाक में लिखा है कि हर आदमी का, हर मैन का ये फर्ज है, ये फर्ज है कि वो किसी मजबूर की मदद करे। मदद करना होली कुरान में बोला गया है करने को। जिसके पास नहीं है कोई रिसोर्स, उसको मदद करने के लिए सूरा नंबर 241 और 242 बोलता है। तो बोले सेक्शन 125 क्या बोल रहा है? somebody who is unable to maintain herself, unable to maintain herself, यानी कि somebody जो मजबूर है, ओके, उसकी मदद करो, उसको मेंटेनेंस दो। क्या ये दोनों सेम स्पिरिट में नहीं? वाला, यस सर, ये दोनों सेम स्पिरिट में है। तो जब दोनों सेम स्पिरिट में है और द होली कुरान खुद ये बोल रहा है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 125 कैन नॉट बी अन इस्लामिक। आपकी ये आर्ग्यूमेंट डिसमिस की जाती है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर एक ही बार में समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं समझा? सो जो कुरान पाक से पढ़ा तो कुछ नहीं हो सकता। सो वी हैव अंडरस्टूड। तो ये देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोर्ट कंक्लूडेड दैट दीस आयत्स, the holy quran chapter number 2 surah number 241 242 leave no doubt that the holy quran imposes an obligation on the muslim husband to make provisions for or to provide maintenance to the divorced wife. The contrary argument does less than justice to the teachings of holy quran. Are you understanding this or not? तो तुम्हें मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं ना बेटा, जो कुछ भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो हमेशा ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट से पढ़ाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनमें से कोई भी मेरे अपने विचार नहीं होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो मैं कभी भी तुमको नॉन ऑथोरिटेटिव, मैं सिंप्लीफाई करूंगा लेकिन मैं ट्रिवियलाइज कभी नहीं करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये एग्जैक्टली शाहबानो जजमेंट का स्क्रीनशॉट है। आई विल नेवर टीच यू पर्सनली, मेरे पर्सनल बिलीफ सिस्टम यहाँ पर कोई काम नहीं आते। मैं तुम्हें जब भी पढ़ाऊंगा किसी बुक में से, किसी आर्टिकल में से, किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में से, किसी जजमेंट में से, किसी पार्लियामेंट्री लॉ में, किसी स्टेटमेंट ऑफ ऑफिशियल रीजन से पढ़ाया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज एब्सोल्युटली the point is, are you understanding this part? आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट आर्गुमेंट, ओके। सो जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है, ओके, कहां चलेगा? ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है यहाँ पे। सो लेट्स गो विद दिस पार्ट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट आर्गुमेंट स्टैंड्स हियर एंड इट सेज, तो अब मोहम्मद अहमद खान साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जामियात उलेमा हिंद की तरफ से दूसरी आर्गुमेंट है। दूसरी आर्गुमेंट ये आई कि माय लॉर्ड, हाँ आपकी बात ठीक है कि मदद करनी चाहिए और हम मदद करते हैं, हम मदद करते हैं, बस हम उसको मेंटेनेंस नहीं बोलते। अच्छा, हम उसको मेंटेनेंस नहीं बोलते, हम उसको मेहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेहर बोलते हैं। ओके, तो उसको मेहर बोला जाता है, मेंटेनेंस नहीं करते, उसको मेंटेनेंस नहीं बोला जाता। हम फाइनेंशियल की मदद की जरूरत है ना, मदद तो हम करते हैं, उसका मेहर बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना ना, ये भी तुम गलत बोल रहे हो। मेहर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ इज नॉट मेंटेनेंस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस्लामिक लॉ, जो लोग हमारे बीच में इस्लामिक लॉ जानते हैं या जो खुद मुस्लिम हैं उनको तो मालूम है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ मेहर होता क्या है। तो इस्लामिक लॉ के अनुसार मैन और वुमेन जब निकाह पढ़ते हैं और निकाह होता है तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट भी होता है ना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसमें एक बड़ा प्यारा लॉजिक है, इसमें बड़ा खूबसूरत लॉजिक है। इसमें लॉजिक कुछ ऐसा है कि मैन और वुमेन के बीच में जब निकाह हो रहा होता है तो एक प्रॉमिस किया जाता है। जैसे आप प्रॉमिस करोगे तो आप
समझ रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, तुम्हें मालूम है ना, हाँ, तो उसमें बोलते हैं निकाह मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो वो प्रॉमिस होता है। सो ये जो प्रॉमिस होता है ना, उसके अनुसार बड़े ध्यान से सुनना, मेहर का अमाउंट प्रॉमिस किया जाता है, ओके, बाय द मैन अकॉर्डिंग टू हिज इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑल्सो। लेकिन ये क्या है, मेहर अमाउंट है क्या? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड। किसके लिए सर? ग्रैटिट्यूड। ये थैंक्स के लिए है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक तरह से मैन वुमेन को थैंक यू बोल रहा है कि आप मेरी जिंदगी में आई, आपने मेरा निकाह मेरी गृहस्थी में आई, ओके, मैं एज अ मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ध्यान से सुना, एज अ मैटर ऑफ थैंक्स आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉमिस करता हूं ना। ध्यान से सुनो, ये जो प्रॉमिस अमाउंट है, ये मेंटेनेंस के लिए नहीं है मेरे बच्चे, ये फॉर हर यूजुअल एक्सपेंसेस है। किसके लिए सर? फॉर अ यूजुअल एक्सपेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो वो कुछ भी कर सकती है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ओके, ये उसके कपड़े खरीद सकते हैं, जेवर खरीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, ये फॉर हर यूजुअल एक्सपेंसेस है। अब ध्यान से सुनना, मेहर का अमाउंट आमतौर पे दो पार्ट्स में दिया जाता है, ओके, मेहर को डॉवर बोला जाता है। मेहर का अमाउंट दो पार्ट्स में दिया जाता है, एक होता है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब उसी टाइम, एक होता है डेफर्ड, डेफर्ड मतलब बाद में। ध्यान से सुनना, प्रॉम्प्ट अमाउंट यूजुअली पहले एक दो दिन में दे दिया जाता है, ओके। डेफर्ड अमाउंट, सुनो, डेफर्ड मतलब बाद में, डेफर्ड अमाउंट बाद में दिया जा सकता है। लैंग्वेज पकड़ो, इट कैन बी गिवन लेटर। मोहम्मद अहमद खान साहब बोल रहे थे, जब डिवोर्स हो जाता है ना, तो हम जाते जाते उसको फाइनेंशियल मेंटेनेंस देते हैं, उसको हम मेहर बोलते हैं। नहीं बेटा, डेफर्ड मेहर मेंटेनेंस नहीं होता, डेफर्ड मेहर बाद में दिया जाता है। अब एक शादी में सबसे बाद क्या हो सकता है सर? सबसे बाद हो सकता है डिवोर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो डेफर्ड पेमेंट डिवोर्स पर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवोर्स पर ही दिया जाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो 10 दिन बाद भी दे सकते हैं, वो 2 साल के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन डिवोर्स क्योंकि इस रास्ते का आखिरी दिन है, इसीलिए ये अगर नहीं दिया गया है तो डिवोर्स के दिन दिया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मेहर दो अलग अलग चीजों का नाम है। मेहर दिया जाता है फॉर हर यूजुअल एक्सपेंस। मेहर का कोई मतलब मेंटेनेंस से नहीं है। मेंटेनेंस दिया जाता है सेक्शन 125 में, व्हेन शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ। दोनों का मतलब अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सो द पॉइंट हियर इज मेहर इज नॉट मेंटेनेंस। आर यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें सब कुछ ही बता दिया, तुम्हारी तो लॉटरी लगी। सो मेहर, alternately translated as meher, is a contract some Muslims enter into upon marriage. In Islamic law, it is a gift or contribution made by the husband to his wife to be for her exclusive property as a mark of respect for the bride and is recognized as her independence. It is not, it is the context here is, it is not something for maintenance. ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो इसकी क्लासिफिकेशन मेरे को समझ में आएगी। As a mark of respect, meher or dower is a sum of amount of property payable by the groom to the bride in nikah. This amount of property can be payable either immediately or after the nikah on demand, which is called as prompt, or payable on dissolution of marriage, either by divorce or death or the husband, which is also called as deferred marriage. This has got nothing to do with maintenance. Are you understanding this or not? सबको सुना है सर? दूसरी आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गई। यस, तो ये जो दूसरी आर्ग्यूमेंट चली, ये भी नहीं जमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे नहीं घुमाने का बाबा, ओके, मेहर इज नॉट मेंटेनेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इन अदर वर्ड्स, आपकी दोनों ही आर्ग्यूमेंट खराब हो गई है। सेक्शन 125 इज इन द सेम स्पिरिट एज द इस्लामिक लॉ, और जब कुरान पाक में लिखा है तो ये कैन नॉट बी वायोलेटिव ऑफ इस्लामिक लॉ। दूसरी बात ये कि आप मेहर से जो कंफ्यूजन कर रहे हो, वो मेहर ये नहीं है। इन अदर वर्ड्स, मिस्टर मोहम्मद अहमद खान, आपकी दोनों आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपकी आर्ग्यूमेंट खत्म हो गई। कृपा करके सेक्शन 125 में शाबानों को मेंटेनेंस देना स्टार्ट करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले बढ़ जाने बहुत बड़े सब, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर बहुत ही सिंपल था, कोई टेंशन ही नहीं था।
टेंशन नहीं होती बेटा जब तक कि पॉलिटिक्स नहीं होती। क्या सर? टेंशन तब तक नहीं होती जब तक पॉलिटिक्स नहीं होती। जैसे ही ये मैटर शाहबानो केस काफी फेमस हो गया, और जैसे ही शाहबानो केस फेमस हो गया तो लोगों ने ऐसा, तुम्हें मालूम है हमारे यहाँ पे बड़े बदमाश लोग होते हैं, तो इस तरह की हवा उड़ने लगी कि इस्लामिक लॉ या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट को सेक्शन 125 ने डोमिनेट कर दिया एंड सो ऑन एंड सो। उस समय हमारे एक नए प्रधानमंत्री बने होते राजीव गांधी साहब, बड़े ही भोले प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े ही अच्छे थे, डिसेंट थे, इनको राजनीति ज्यादा आती नहीं थी। किसी ने इनको भड़का दिया कि आप ना कुछ ऐसा लॉ पास करो जिससे कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको थोड़ा सहारा हो जाए और ऑटोमेटिकली आपको पॉलिटिकल भी फायदा हो जाए। तो राजीव गांधी साहब ने एक, क्योंकि पार्लियामेंट में उनके पास 400 से ज्यादा सीट्स थी, उन्होंने एक लॉ पास किया जिसको बोला गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986। दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो इसमें बोला मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986। इन्होंने एक अलग ही बात बोल दी। इस लॉ में उन्होंने बोला कि इन द लाइट ऑफ शाहबानो जजमेंट इन्होंने स्टार्ट ही इसमें किया, इन द लाइट ऑफ शाहबानो जजमेंट ऐसा बोल दिया गया है कि मुस्लिम मैन को लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जैसे कि एक नॉर्मल हिंदू केसेस में भी दिया जाता है। लेकिन हम इसमें चेंज ला रहे। सर ये क्यों, ऐसे क्यों सर? ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। अरे बाबा पार्लियामेंट है, कुछ मर्जी लॉ बनाएंगे, तो वो हम ऐसा इसमें चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें चेंज क्या है? चेंज ये है कि आज के बाद, ओके, आज के बाद ये, अच्छा बाय द वे मैं तुमको थोड़ा सा ये लैंग्वेज भी पढ़ा देता हूँ ताकि तुमको ये क्लैरिटी हो जाए। ये एक्चुअली एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है, तो तुम्हें थोड़ा इजी हो जाता है। बट वन मस्ट हैव रिगार्ड टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ। मेहर इज द रिस्पेक्ट, mark of respect to the wife. The sum settled by way of marriage is generally expected to take care of ordinary requirements. Ordinary requirements. But these provisions of personal law do not countenance cases in which she is unable to maintain herself after the divorce. The application of those statements of law to the contrary in textbooks on Muslim law is restricted to the case in which there is no possibility of vagrancy. यानी कि जो मेंटेनेंस है वो तब दिया जाता है जब अनेबल टू मेंटेन है, मेहर दिया जाता है फॉर ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? So exactly so. तो मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया वो exactly from Supreme Court judgment से। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? वेरी गुड सर, आगे चलते हैं। सो राजीव गांधी साहब की सरकार ने जब पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, तो पार्लियामेंट ने जब लॉ पास किया तो उन्होंने बोला कि आज के बाद हम एक नया लॉ बनाएंगे। ओके, लॉ बनाएंगे ये कि मुस्लिम मैन को जिंदगी भर मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर केवल 3 months आफ्टर डिवोर्स, 3 months आफ्टर डिवोर्स, 3 लूनर मंथ्स होते हैं, 3 लूनर मंथ्स जिसको पीरियड ऑफ इद्दत या इद्दा बोला जाता है, केवल उस दौरान, ओके, केवल उस दौरान लूनर मंथ्स होते हैं, 3 लूनर मंथ्स जिसको पीरियड ऑफ, तो इद्दत और इद्दा वो पीरियड होता है जो डिवोर्स के बाद कम से कम 3 लूनर मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जिस दौरान रीमैरिज नहीं कर सकती मुस्लिम वुमेन। तो ये सब कुछ अजीब सा नहीं निकाल दिया इन्होंने पार्लियामेंट ने कि केवल 3 महीने के लिए दिया जा रहा है, ओके, और बाकियों को नहीं दिया जा रहा। सो बहुत ही अजीब सा लॉ बना। अब पार्लियामेंट को या फिर सरकार को लगा इससे सब लोग खुश हो जाएंगे, कुछ नहीं हुए, इनफैक्ट सब लोग ही नाराज हो गए। क्यों? पहले जो हिंदू पॉपुलेशन को लगा, उनको लगा ये अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है, ओके, कि ये क्या बात हुई, शाहबानो का केस हुआ है, तुमने बाईपास कर दिया उसकी जजमेंट को, ओके। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी बड़ा गुस्सा लगा, उसको लगा यार ये क्या बात हुई, हम तो सिर्फ जुडिशियल डिसीजन कर रहे हैं, तुम लोग पार्लियामेंट ऐसे कैसे लॉ बना सकते हो जो बाईपास कर दे। और इंटरेस्टिंग बात है कि मुस्लिम्स को भी बड़ा बुरा लगा, उनको बोला ये तुमने नए इन्वेंशन किए, ओके, हमारे इस्लामिक लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तुम लोगों ने अपना खुद ही इन्वेंट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, ना ये खुश हुए, ना ये खुश हुए, ना ये खुश हुए, और इंडिया में कंफ्यूजन का, एनार्की का बड़ा खतरनाक माहौल बन गया, बड़ा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट हो गया। ऑल इन ऑल बिकॉज ऑफ वन फैक्टर कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। जिस देश में एक लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, वहां पर हाई टाइम यू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा सोचा जाता है। सो एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, दूसरे के बाद तीसरी आई, लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। और ये आजकल ये बातें हो रही है, बीजेपी एमपीज टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्स एंड आरएस, बट ये हुआ नहीं, ओके। सो ऑल्सो लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट इसी फेवर में कि जितनी जल्दी हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो। आपको बार बार ऐसी जजमेंट सुनने में मिलेगी जहां पर लिखा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो, बिकॉज गोवा ने बनाया हुआ है, ओके। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है जब गोवा बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते, बाकी कंट्री क्यों नहीं बना सकती। ऑन द अदर हैंड बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे लोगों का डिमांड अलग है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस देश में प्लूरलिटी की बहुत जगह है, नो, इन अदर वर्ड्स, अलग अलग धर्म है, अलग अलग विश्वास है, ओके। अगर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया तो वो प्लूरलिटी चली जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट?
सो ये दोनों ही केसेस है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बिकम और इज रिमेनिंग एन अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा कब होगा मुझे पता नहीं। इनफैक्ट लॉ कमीशन ने भी बोला है यूनिफॉर्म सिविल कोड नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। बहुत ही मेजर कंफ्यूजन है सर, वी डोंट नो वेयर विल दिस एंड, लेकिन आज के लिए मुद्दा ये है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? So एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आ गई ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, और कल के क्लास में हम लोग खत्म करेंगे डीपीएसपी और स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।